आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। इससे पहले हमने पढ़ा था एलिगेशन। एलिगेशन कंप्लीट हो गया, हमने आपको 2 क्लास में एलिगेशन कंप्लीट कर दिया और मैंने बहुत सारे कई टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। अभी जो मेन टॉपिक आ गया अपना वो प्रतिशत, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये छोटा हुआ था। प्रतिशत के बाद आप बताएंगे क्या पढ़ना है। वैसे प्रतिशत के बाद सीधा कोई टॉपिक आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, प्रतिशत होता क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, और सेंट मतलब बना हुआ है सेंचुरी से, तो इसका मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 में कोई संख्या, कोई वस्तु या कुछ वैल्यू जो है ना वो कितनी है उसको बोलते हैं प्रतिशत। प्रत्येक 100 में वो चीज कितनी है उसको प्रतिशत बोला जाता है। बात क्लियर होगी? परसेंटेज बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि 1/11 कितना होता है, 1/10 कितना होता है। लेकिन हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता जरूर होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उससे क्या होता है कि सवाल आपका बहुत आसान हो जाता है। नहीं, जहां नहीं आपको आ रहा होगा वहां मैं आपको बताता चलूंगा कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसकी। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल, हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्योंकि प्रतिशत की जो डेफिनेशन है, परसेंटेज की जो डेफिनेशन है, परसेंटेज। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 में, पर का मतलब क्या? प्रत्येक, सेंट का मतलब 100 होता है। तो प्रत्येक 100 में वो कितनी है? जैसे आपके जो मार्क्स होते हैं, मैं मार्क्स आपको मिल गए। जैसे मान लो कि आपको मैथ का पेपर है और मैथ में आपको 80 मार्क्स मिले और पूर्णांक आपका जो था वो 150 था का। अगर यही चीज 100 में होती तो आप कहते हैं कि सर 80% मिले। अगर 100 में होती तो इफ 100, लेकिन ये जो पूर्णांक है वो कितना है? 150 है। इसका मतलब 80 जो आपको मिले हैं वो 150 में से कितना हुआ? जो 80 मिले वो 150 में कितने हुए? तब जो वैल्यू निकल के आएगी यहां पे उसको बोलेंगे कि आपको कितने परसेंटेज मार्क मिले। तब ये जो मार्क्स निकल के आएंगे उसको बोलेंगे परसेंटेज, आपका जो भी निकल के आएगा। बात क्लियर होगी? परसेंट मतलब प्रत्येक 100 में हमें गणना करनी है। जो कैलकुलेशन करनी है वो किस में निकालनी है? प्रत्येक 100 में निकालनी है। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर समझ गए तो एक बहुत आसान सा सवाल है, देखो जरा क्या कह रहा। 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 64/25, इसका मतलब क्या हुआ कि 64/25 को जब परसेंटेज में मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही 100 का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 256। कितना हो जाएगा? अगर आप इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 256। और यही आपका आंसर दिया गया, 256%। बात क्लियर हो गई? ये क्या निकल के आ गया? 256%। और यही इस सवाल का उत्तर है। उसने यही पूछा था कि 64/25 को अगर आप 100 में मतलब प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तब आंसर क्या आएगा, मतलब क्या निकलेगा। तो आप बताएंगे कि सर 256% आएगा। बहुत नॉर्मल सवाल था क्योंकि पहला क्वेश्चन था। ये भी बहुत आसान सवाल है। जब 64/25 को आपने कन्वर्ट कर लिया, देखो आसान आसान चीजें पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम जो टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा दूं, अभी पहला एक ही सवाल बता दूं कि ये देखो ये है तो, लेकिन पहले सीख तो लो कि परसेंटेज है क्या। जिन लोगों को आ रहा है, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं, आपको ये आसान आसान लग रहा है, आप 2 की स्पीड भी देख लो। आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दो 5-10 मिनट या 5-7 मिनट, जो भी ये क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल चल रहे हैं ना, इनको आप आगे फॉरवर्ड कर दो। लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है, और मैं ये मान के चलता हूं कि अर्थमेटिक और परसेंटेज 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको अर्थमेटिक पूरी मैथ में बढ़िया से यूज करवाते हैं। बड़े मतलब अच्छे से आपको ये टॉपिक आने चाहिए। जैसे एवरेज की अगर बात की जाए तो जरा देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूं। जब आप इधर देखेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे कैसे कहीं पे भी मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट को फिट कर देता हूं, कहीं पे भी एवरेज कॉन्सेप्ट में लगा देता हूं। शायद इसमें वो स्लाइड है नहीं, कोई बात नहीं, आगे आएगा उसमें कर लेंगे। तो 9/40 को परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 9/40 मैंने आपको बताया कि किसका मल्टीप्लाई कर देना है? 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। बात खत्म हो गई। अब जब 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर भी आपका सीधे से निकल आएगा। ये कितना हो गया? 2, और ये कितना है? 5। और ये क्या लिखा हुआ है? 45/2। और ये क्या होता है? 22.5 होता है। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो 22.5 इस सवाल का सही उत्तर है। समझ पा रहे हैं? ये बहुत आसान आसान सी चीजें अभी चल रही हैं। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 124 का कितना प्रतिशत मान 49.60 है? देखिए, यहां से अब आपको थोड़ा थोड़ा सीखने की जरूरत है।
124 का कितना प्रतिशत, अगर बात कैलकुलेशन की आए और आपसे पूछा जाए कि इसका कैलकुलेशन आप बता दीजिए फटाक से, जल्दी से बताइए कि सवाल का उत्तर क्या होगा, तो फिर इन सब सवालों में आपको कैलकुलेशन बिल्डअप यही होगा। आप सोच जरूर रहे हो कि मुझे ये सब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं यहां पे आपकी कैलकुलेशन को बिल्डअप करने की कोशिश करूंगा कि यहां से जब छोटी छोटी चीजों से जब आप सीखते हुए चलते हो ना, तभी आप बड़ी चीजों में अच्छा कर पाते हो। 124 का कितने प्रतिशत मान 49.60 है। मैं आपसे बोलूं कि 124 का 50% बताओ, आप तुरंत बता देते हो। 124 का 10% बताओ, देखो सीखो जरा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 124 का 10%, तो तुरंत आप बताओगे कि सर 12.4 है। अगर मैं बोलूं कि 20%, तो भी आप तुरंत, क्योंकि इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24.8। किसी भी संख्या का 10% निकालना, 20% निकालना, मैं आपसे बोलूं कि इसका 50% कितना होगा, तो आप इसका ठीक आधा कर दोगे, 62 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऑप्शन जब बहुत क्लोज होते हैं तब ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ऑप्शन इतने क्लोज नहीं होते हैं। यहां पे देखोगे अगर 10% की वैल्यू 12.4 है और जो 49.6 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसी का तो 4 गुना लिखा है। इसका अगर 4 गुना लिखा है तो ये 10% की वैल्यू है, तो आंसर क्या निकला 40%। समझ गए? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसको सीखते हुए चलिए, बिल्डअप आपका यहीं से होगा। आप ये मत सोचिए कि हमें आता है परसेंटेज, आपको कैसे आता है वो मुझे नहीं पता, आप उसको हटाइए, जो आपको आ रहा है, जो उसमें अच्छा है उसको रखिए। बाकी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, 15 मिनट में 25 सवाल करने, तो फिर ये सीखना पड़ेगा कि 124 दिखा, 10% 12.4 होता है, सर इसी का तो 4 गुना लिखा है ये, क्योंकि 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 6 लास्ट में आना चाहिए। देखिए 49.6 लिखा है। चलिए इसी बात पे अगला सवाल करिए। ये ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए से डी कितना प्रतिशत कम है। पूछ लिया ना ये सवाल, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। उसने बोला ऐसे सवालों में आप क्या करोगे कि मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करो लास्ट से। उसने बोला सी डी से 20% अधिक है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अगर ये 100 होगा, ये 120 होगा। फिर वो कह रहा है कि बी सी से 40% कम है, इसका मतलब इसका ये 60% है, ये कितना होगा 72 होगा। फिर बात आती है ए की, अब वो ये कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, मतलब इसका 25% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू में आपको बता रहा था ना कि आपको सीख लीजिए फ्रैक्शन पर। 25% का मतलब क्या होगा 25/100, और इसको जब आप ब्रेक करोगे तो कितना आएगा 1/4, ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसका 1/4 करोगे तो 18 इसमें जोड़ दें, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 90 हो जाएगी। अब उसने क्या पूछ लिया, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, डी कितना था 100, ए कितना है 90, कितना कम है, आप बोलेंगे सर 10% कम है। जब बात 100 की आती है तो फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रति 100, मतलब प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100 में कितना है, तो 100 में ये कितना कम है 10% कम है। यही इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे बढ़ जाए। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल आपके सामने ये है। अब कुछ लोग होंगे इस सवाल को देख के, देखो ये सब सवाल वो सवाल है जो सिर्फ आपको इनको देख के आंसर करना होता है। इतने बड़े बड़े सवाल कौन पढ़ेगा भाई, इतना समय है एग्जाम में कि आप इतने बड़े सवाल पढ़ो। अगर कोई चीज पहले 8:5:9 थी, इसमें 10% की वृद्धि हुई, इसमें 5% की, और इसमें कितने की 5% की वृद्धि हुई, तो आप मुझे ये बताओ कि जब इसमें 5% की वृद्धि, किसी एक को भी आप पकड़ के चलना चाहो, जिसको चाहो आप उसको पकड़ लो, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं बीच वाले को इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि 5% की वृद्धि का मतलब ये होगा कि 5 जो वैल्यू रही होगी वो 5% की वृद्धि जब हो जाएगा तो 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा ना। जब ये वैल्यू 105 हो जाएगी तो क्या ये 47 का भी 105 को ब्रेक करेगा? क्या 117 का भी 105 को काटेगा? क्या 115 का भी 105 को काटेगा? तो आपके पास केवल व केवल एक ऑप्शन बचता है, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, इस सवाल का उत्तर यही आएगा। ये कब आएगा मैंने बताया ना, यही चीज आपको सीखनी है कि 8, 5, 9 में 10, 5, और आप टोटल भी इंक्रीज करके देखना ना, तो भी इस सवाल का उत्तर यही आने वाला है। लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में इतना समय है अपने पास कि इसको सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ जाए। चलिए अगला 800 ग्राम के, ये देखो बच्चों वाला सवाल है, इसको मैं अब बताऊंगा नहीं,
आप इतना तो समझदार हो गए हो कि कैसे करना है। 800 ग्राम था और इसका उसने बोला है 45% और इसका उसने बोला है 20% है, और ये हो गया इसका 20%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये 20 से कितना कट जाएगा, 5 कट जाएगा और ये इधर से 9 हो जाएगा। 9 का और 8 का मल्टीप्लाई होगा, 72 ग्राम इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है। बच्चों वाला सवाल था इसलिए मैं कह रहा था नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है बता दिया। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है, आगे चले। देखो अगर यहां तक आप देखते देखते पहुंच गए हो तो फिर आप समझ गए होगे कि हम क्या सीखेंगे इसमें, और अगर आप ये बात समझ गए हो कि हम क्या सीखेंगे इसमें, तो परसेंटेज में आपको वो सिखा के दूंगा ना, वो सिखाऊंगा परसेंटेज, कि कभी जिंदगी में दोबारा परसेंटेज आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीजीएल के मेंस लेवल से लेकर आप किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, आपको परसेंटेज किसी और से पढ़ने की या कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो कह रहा हूं सिर्फ करते जाओ, जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूं आप सीखते जाओ। और इसकी पीडीएफ जो ये क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं ना, इनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप चैनल में डाली हुई है। अब तक पहले जो मैंने कराया उनकी सबकी मैंने पीडीएफ डाली हुई है, आप वहां जाके इसको देख सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर लो। अगर कहीं भी फंस रहे हो ना तो आप सवाल सॉल्व मैंने कैसे किया उसको आप देख लो। क्या बोला, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है, ठीक है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, एक संख्या का एक इसका 6% किसके बराबर है, दूसरी किसके 10% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 5 और ये 2 से कटेगा 3, तो 1 बटे दूसरी कितनी आ जाएगी, सॉरी 5 बटे 3। सवाल में क्या बोला था, दो संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब इनके बीच का अंतर उसने बोल दिया। इसके बीच का अंतर जब इसने बोला हुआ है तो 2 की वैल्यू कितनी दी गई, ये नहीं दिख रहा होगा, चलिए 2 की वैल्यू उसने कितनी दी, 2 की वैल्यू दी है 1140। पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी है, 5 संख्या बड़ी होती है ना, तो 2 की वैल्यू अगर 1140 है बेटा, फिर से देख लो, फिर समझ लो। अब आप इसका फिर इसमें भाग दोगे तब 5 का गुणा करोगे, यही नहीं करना है। मेरा मेन जो इंटेंशन है सिखाने का वो यही है कि अब इसका समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या करना है, कि 2 की वैल्यू अगर 1140 है तो ये 2 का 2.5 गुना लिखा हुआ है, तो इसका 2.5 गुना आप सीधे वहां पे देखोगे, तो 1140 का अगर मैं 2.5 गुना आपसे बोलूं तो आप क्या उधर देख के नहीं बता पाओगे कि क्या होगा, बोलो। जब ये इस तरीके से आपको चीजें आने लग जाती है ना, तब फिर समस्या नहीं होती है। देखो कैसे, 1140 मतलब 11 का 2 गुना 2200 हुआ, और 2200 1140 है ना, तो 57 मतलब, तो 500 जब मैं कह रहा हूं कि 500 याद जोड़ लो, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। आपके पास केवल एक ऑप्शन है, समय बचा 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1100 का 2 गुना करोगे 2200, और मैं कह रहा हूं 1100 का डबल करोगे तो भी 2750 तो बन रहा है ना, 2750 से ज्यादा संख्या आनी चाहिए। देखो यहां पे आप गुणा करके देख लो। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सर भाग करके हम वैसे ही करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, तो ये कितना हो गया, 570 हो गया। अब इसमें 5 का मल्टी, उसने चूंकि बड़ी संख्या पूछी है तो जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, तो 570 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 7 35 और 5 5 25 और 3 28। अब आपको प्रसन्नता, मतलब आत्मा तृप्त हुई होगी, नहीं सर हमने गुणा करके किया हुआ है 2850, क्या जरूरत थी 2850 की। जब यहां तक पहुंच गए 1140, 2 का 2.5 गुना लिखा हुआ है 5, तो 1140 का 2.5 गुना मतलब 11 दूनी 22, 5 2750 से ज्यादा होगा आंसर। 2750 से ज्यादा वाला ऑप्शन चेक करके सीधा टिक क्यों नहीं करते। अभी आपको आत्मा की तृप्ति हुई, ठीक है भाई, ऐसे ही सही, लेकिन ऐसे एग्जाम में तो आपकी आत्मा वाले यहां तृप्त हो जाए, एग्जाम में थोड़ी बात बनेगी। चलो अगला सवाल, दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। अभी मैंने कराया एज इट इज कॉपी पेस्ट सवाल है, अब मैं इसको नहीं कराऊंगा। यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दोनों में से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है।
बात क्लियर हो गई? दोनों में से बड़ी संख्या ये वाली निकलेगी। 20/12 करोगे तो 20/12 करके आप देख लेना, इस सवाल का उत्तर आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल है आज की क्लास का, 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है? देखिए एक चीज ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। ये भी बच्चों वाला सवाल है, इसको भी मैं नहीं करा रहा हूं, करवा देता हूं। अच्छा, 3.2 सेंटीमीटर था और 2.4 मीटर था। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए किसका गुणा करना पड़ता है? 100 का। और परसेंटेज में जाने के लिए तो 100 का गुणा करेंगे, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो ये क्या है? 8 3 24 और 8 चौको 32, 4/3। अब 4/3 आप चेक कर लो, एक सही 1/3 इस सवाल का सही उत्तर है। 4/3 का मतलब क्या हुआ? एक सही 1/, इस सवाल का उत्तर यही होगा ना, एक सही 1/3। और यही तो ये लिखा हुआ है, यही इस सवाल का सही उत्तर है। कोई डाउट? ये सब बच्चों वाले सवाल है। अगला, 7200 के 17 सही 1/2% के 3 सही 1/4% के 33 सही 1/3% का मान कितना होगा? उसने ये बोल दिया कि पहले तो ये था 7200 और इसका 17 सही 1/2, मतलब 17 सही 1/2 का मतलब कितना हो गया? 35/2। इसके बाद 4 3 12 और 1 13/4 और इसके बाद 33 सही 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। और यहां पे परसेंटेज है तो जीरो और बढ़ा दो। अब इसको सॉल्व ही तो करना है। देखो जरा, ये 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूं और कुछ कट रहा? कोई बात नहीं। अब क्या है आपके पास? 3 2 6 और 6 चौको 24, 3 72 हो गया। ये 2 कट गया, ये 4 कट गया, ये 3 कट गया। यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या अगर किसी को आई हो? अब क्या बच रहा? अब शायद कुछ नहीं, यहां से 4 हट गया, 3 हट गया। अब इसका आप कर लो मल्टीप्लाई। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि 3 5 15 और 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 5। मतलब ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब क्या बच रहा? 13 और 3 39 कर लो आप इसको, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 35 और 3 105 होता है और 13 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का भाग देना है। तो ये हो जाएगा आपका 13 और 5 65 लास्ट में आना चाहिए, तो 65 दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 13 और 1 हम 13 दशमलव लगा देंगे, तो 13.65 इस सवाल का सही उत्तर होगा। 13.65 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, कुछ नहीं था, केवल उसने कैलकुलेट करवाया था इधर उधर करके, बाकी और कुछ था नहीं इस सवाल में। आगे बढ़ जाए। अगला, अब कह रहा है कि ए का 20% है तो बी का 20% किसके बराबर होगा? देखो ऐसे सवाल में क्या करना होता है, सिर्फ बैठाना होता है। किसको कैसे बैठाना है? ए की वैल्यू बी में दी गई तो बी की वैल्यू ए में आएगी। ऑप्शन चेक करो ना, बी की वैल्यू ए में आनी चाहिए, ऑप्शन देख लो ए आ रहा, तो ए की वैल्यू किसमें दी गई? तो ए का 20% बराबर बी दिया गया। अब वो कह रहा है कि बी का 20% है, तो बी का 20% उसने पूछ लिया, तो बी की जगह क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं? बी की वैल्यू किसके बराबर है? तो बी की जगह मैं यहां से इसको कॉपी करके लिख दूं, तो ये हो जाएगा आपका ए का 20% था तो 100 आ गया, और फिर उसका 20% फिर और 100 आ गया। तो जो आंसर की बात करेगा 1 2 3 ये कैंसिल आउट हो गई। अब चूंकि आंसर आपका परसेंटेज में है तो किसी एक परसेंटेज को आप रहने दो, तो ये वाला हो गया ना, तो ए का 4%। तो मैंने इसको 1% को सॉल्व नहीं किया, क्यों? क्योंकि आंसर किसमें था? परसेंटेज में था, तो ए का 4% इस सवाल का सही उत्तर होगा। समझ गए बात को? बी ए की वैल्यू बी में दी गई थी और बी की वैल्यू फिर उसने पूछी थी कि इसका मान क्या होगा। चूंकि आंसर ए में आ रहा था, हमने ये वाली वैल्यू उठा के सीधा यहां पे पुट कर दी, बाकी कुछ नहीं किया। 1% उसमें आ रहा है, इसलिए हमने 1% को सॉल्व किया, 100 को सॉल्व कर दिया, एक को मैंने एज इट इज रहने दिया। समझ गए? ए का 4%। आगे बढ़ जाए। यदि किसी संख्या के 55% का मान 15% है और 2475 है, तो उस संख्या का 51% आपको निकालना है। क्या बोला? यदि किसी संख्या के 55% का 15% है, 2475 है, संख्या कुछ भी नहीं होगी, ये थी आपकी संख्या। उसने बोला इसका 55% और फिर इसका 15%, और ये वैल्यू जो दी गई है वो 2475 दी गई।
अब उसने ये पूछा है तो उस संख्या का 51% क्या होगा? क्या पूछ लिया? उस संख्या का 51% क्या होगा? तो 51% निकालना अगर हो तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो और कोई विकल्प आपको दिख नहीं रहा है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, काट देता हूं 15 से। 15 एक 15, 9 बचा, 15 6 90, 7 बचा, 15 और 5 75। और ये जब 55 से कट जाएगा तो ये 3 बार जाएगा। तो संख्या जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी? 3 के बाद 4 जीरो, ये आपकी संख्या आ गई। अब उसने ये बोला है कि इसका 55% 51%, तो संख्या का 51% उसने पूछ लिया। तो इसका 51% जब आप निकालोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 153 आएगी। तो 153 आपका ये ऑप्शन में दिया गया। ये इस सवाल का उत्तर है। इसका 51% आपसे पूछा है कि इसका 51% क्या होगा, तो 51% क्या, इसका गुणा कर दोगे ना, तो 51 में 3 का मल्टीप्लाई का 153 आया, तो 153 वाला इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, या भाई हम बहुत आसान आसान सवाल कर रहे हैं। आगे उसने बोला किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है। उसने बोला किस संख्या का 3%, देखना जरा इस बात को समझना, संख्या का 3% है, 12 का 4% और प्लस 80 का 6%। कोई डाउट किसी को? अब आप मुझे ये बताओ, देखो यहां पे यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट डिजिट आपकी 6 है, 3 है, 5। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो ये जो आएगा 12 का, देखो परसेंटेज से परसेंटेज सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो ये कितना हो गया? 12 4 48 यूनिट डिजिट आएगा और यहां पे 0 मतलब 8 आएगा। तो 8 आने के लिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आपका यूनिट डिजिट 6 आना था। तो अब तो सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। और ये कितना हो गया? 480। ये अब एक चीज और चेक करनी है आपको, 12 चौको 48 और ये हो जाएगा आपका 8 6 48। ठीक है, 480 दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 और 8 4 12 और ये कितना हो गया आपका? 4 और 1 528। इनमें से किसका, जब 200 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 200 का 3 गुना मतलब 600 के उस तरफ चला जाएगा। तो ये वाला संख्या, ये वाला जो आंसर है ये सही हो गया। 176, 3 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो 176 का 3 गुना करोगे तभी आपको 578 मिलेगा। 216 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 648 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो कितना आ गया? 176 इस सवाल का सही उत्तर होगा। कुछ कुछ कैलकुलेशन में छोड़ते जा रहा हूं, जहां बात बन गई वहीं पे खत्म। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, तो संख्या जो आपकी निकल के आएगी वो बटे 3 हो जाएगा, 3 1 3 और ये 176। 176 इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को? देखिए ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, तो जब आप देख रहे होंगे कोई भी समस्या रहे, मैं एक एक वीडियो का एक एक कमेंट, मुझे वक्त थोड़ा भले ही लग जाता है क्योंकि मैं वर्किंग हूं, जॉब करता हूं, सुबह 9:30 से 6 तो टाइम चला जाता है ऑफिस में, उसके बाद सुबह या शाम में मैं चेक कर दूं, तो वक्त भले ही थोड़ा लग जाए उसको चेक करने में, लेकिन चेक करके मैं आंसर या कोई भी समस्या उसका समाधान मैं आपको जरूर दूंगा, सॉल्यूशन मैं उसका 100% दूंगा। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड क्लास है, जब आप इसको देख रहे होंगे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइएगा। और यहां तक अगर आप पहुंच गए हो, मतलब आपने मेरे साथ 15-16 सवाल सॉल्व कर लिए, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दो। भाई आपका तो भला हो ही रहा है, उसको भी बोलो कि देखो मैं पूरी मैथ आपको पढ़ाऊंगा, और कभी पूरी A to Z अर्थमेटिक एडवांस, इवन इंग्लिश का भी थोड़ा वक्त लग रहा है, 15 दिन या 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी लग रहा है, मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। मेरे 2 सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश, में दोनों ही पढ़ाऊंगा और आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है कि आप सिर्फ हमें सपोर्ट करें। ये आपका अपना क्लासरूम है, आपका अपना यूट्यूब चैनल, आप इसको सपोर्ट करें। तो अब मैं वर्किंग हूं, अगर मैं वर्किंग हूं तो मेरे को क्या चाहिए? एक मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए। मैं 9:30 से 6 कोई भी आदमी काम करेगा वो थक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका मतलब वो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी आएगी आपके सपोर्ट से। आप जब हमें सपोर्ट करेंगे तब वो एनर्जी आएगी।
जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे लगेगा नहीं यार बच्चे इंतजार कर रहे होंगे क्लास का, अगर इंतजार कर रहे होंगे तो उनको क्लास देनी है। तो इतना तो मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। कंटेंट में आप बताइए कि क्लास में आपको कहां समस्या है, कंटेंट में क्या कमी है, कहीं आपको कमी अगर नजर आती है तो आप बताइए कि ये कमी है। लेकिन सपोर्ट करना तो आपकी जिम्मेदारी फिर बन जाती है ना। अगर मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और मेरा एक ही मोटिव है, अगर मुझे सिलेक्शन मिला है ना तो आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तब भी मैं यही करता था कि नहीं, सिलेक्शन एट लास्ट जो जर्नी है हमारी खत्म होगी सिलेक्शन पे, बिना सिलेक्शन के नहीं। मेरा हुआ है ना, आपका भी होगा। रास्ते मुझे पता है। आप मुझे एक बात बताओ, बहुत कॉमन बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कभी मुंबई नहीं गए और फिर आपसे कोई पूछे कि यार मेरे को मुंबई का रास्ता बताओ, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। मैं मुंबई गया हूं, मुझसे पूछिए यार मुंबई का रास्ता बताओ, मैं आपको बता दूंगा। एक चीज हो सकती है कि फर्दर डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हो गया होगा, लेकिन रास्ते कभी नहीं बदलते, रास्ते वही रहेंगे। वक्त बदल जाएगा लेकिन रास्ते नहीं बदलेंगे, इंसान बदल जाएगा, चलने वाला बदल जाएगा, लेकिन रास्ते एज इट इज वही रास्ते रहेंगे। आज के 4 साल पहले 6 साल पहले जो सिलेक्शन का रास्ता था आज भी वही रास्ता है। थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां खड़ी हो सकती हैं उस रास्ते पे, लेकिन क्या वो रास्ता बदलेगा? वो जो बना है ना उसी रास्ते से जाना है। बात क्लियर होगी ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं सिलेक्टेड हूं ना तो सिलेक्शन आपका भी होगा, लेकिन आपका सिर्फ एक जिम्मेदारी है और मैं आपसे सिर्फ एक अपील करता हूं कि आप सपोर्ट करें, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। x माइनस वाई का 60%, एक्स प्लस वाई का 45% है। फिर वो कह रहा है कि वाई एक्स का k परसेंट है तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं, है क्या इसमें? x माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई है, इसका 60% है, इसका 45% है। फिर वो कह रहा है कि y बराबर x का k परसेंट है तो y और x की वैल्यू वहां से आएगी, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कुछ करना नहीं है ना, आप कोशिश ये करना कि इसको यूनिट बेस से करोगे आप, तुरंत आपका सवाल बन जाएगा। फिर कह रहा है कि a का 50% b के 80% के बराबर है, a और b का अनुपात निकाल। इस सवाल में क्या है, ये भी तो बच्चों ही वाला सवाल है। a का 50% और b का 80%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, तो a बटे b की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 80 बटे 50 मतलब क्या, 8 बटे 5। यही तो इस सवाल का उत्तर हुआ, 8 बटे 5 ही तो इस सवाल का उत्तर हुआ ना। इसमें कुछ था नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, ये भी देख लो 0.5 20 का कितने प्रतिशत है, 0.5 20 का कितने प्रतिशत है, इसको भी बताने की जरूरत है क्या? इतना तो कर ही लोगे यार। अगला, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर आपको निकालना है। ये थोड़ा सवाल ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। उसने बोला कि इसका 62% कर दीजिए और इसका 80% कर दीजिए, दोनों का अंतर की अगर बात करेगा तो कितना आएगा, 18। दोनों का अंतर की अगर बात करेगा तो कितना आएगा, 18। 18% की वैल्यू उसने कितनी दे दी, 198। तो ये कितने बार जाएगा, 11 बार। तब उसने पूछा क्या है, एक की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी आएगी, 18 11। अब उसने ये पूछा कि 92% और 56% का आंसर के बीच का अंतर आपको बताना है, तो 92 और 56% की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितनी आ जाएगी, 46 सॉरी 36, 12 6 6। तो किसकी वैल्यू पूछ ली उसने, 36 की वैल्यू पूछ ली, तो 11 गुणा 36 होगा। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा, 6 आ रहा। यूनिट डिजिट 6 अगर आप चेक करोगे तो एक ही जगह है, यूनिट डिजिट अगर आप 6 का चेक करोगे तो कहां, एक ही जगह। मल्टीप्लाई भी मत करो, आसान है। तो क्या हो गया, हैबिट, आदत। आदत आप जैसे ही डेवलप कर लोगे ना आप वैसे ही करने लग जाओगे। मेरी आदत है, मैं ऑप्शन पे इतना ज्यादा काम करता हूं, इतना ज्यादा काम करता हूं कि मेरे को ऑप्शन सिर्फ दिखते हैं, जब आंसर सामने तो मैं काहे को कैलकुलेट क्यों करूंगा। आप इसका मल्टीप्लाई करो, 6 6 3 9 396, तो भी 396 आ रहा है, लेकिन क्यों करिए हम 396। आगे बढ़ जाए। अगला, यदि 400 का 25%, 1260 का 35% और 18 का 27%, 10 20 प्लस एक्स है तो एक्स का मान किसके बीच होगा। देखो यहां थोड़ा सीखना पड़ेगा ध्यान से, मैंने ये शायद सवाल पहले भी बताया है, लेकिन फिर से समझ लो एक बार। ऐसा कभी भी सवाल दिख जाए, 400 का 25%, इसका 35%, इसका 27%, लीस्ट वैल्यू 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, तो मैं ये बोलूंगा कि 400 प्लस 1260 प्लस कितना हो गया, 18 18 4 22 और ये 3460 का 25% ये लिखा हुआ है। इधर कितना बच गया, 1260 बचा था और उसका परसेंटेज कितना था, 10%। और इधर कितना बच गया था, 1800
और इसका 25% आप निकाल चुके हो, बचा कितना 2%। देखो जो सवाल इतना कठिन दिख रहा था वो इतना आसान हो गया। इसका 25% का मतलब क्या, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है तो 4 और 8 32, 4 और 8 32, कितना बचा 2 बचा, 4 6 24 और 4 5 20। और इसका 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालना आपके लिए बहुत आसान है, लास्ट से 0 निकाल दो और इसका कितना हो गया 36 हो गया। इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 1027। और अगर ये 1027 आ गया, लेकिन सवाल में कितना दिया गया था 1020 प्लस एक्स, ये कितना दिया गया था 1020 और प्लस एक्स। तब उसने ये पूछा कि x की वैल्यू कहां पे होगी, तो x की वैल्यू 6 और 10 के बीच में होगी। क्यों, क्योंकि 1020 में ये 7 जोड़ेंगे तब 1027 बनेगा, तो 6 और 20 में होगी। देखें आपको आता था ये, मैं नहीं कह रहा कि नहीं आता था, लेकिन आप क्या करेंगे 400 का 25% 1/4 आसान था, कितना आ गया 100 आ गया। 1260 का 35% आसान था, इसका तो गुणा करना पड़ेगा। 1260 का 35% करोगे तो गुणा भाग तो करोगे ना एटलीस्ट। 1800 का भी मैं बोलता हूं कि 27% आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां क्या किए 25% मैंने कॉमन ले लिया, सबको जोड़ दिया, बचा हुआ रिमेनिंग को मैंने ऐसे लिख दिया। वही सवाल ये लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है, ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। अनुपात आपको ए और बी का निकालना है, निकालो। ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए का 10%, उसने क्या बोल दिया, देखो ए का 10%, फिर उसने बोला कि बी का 8% का योग ए के 12%, ए के 12%, और फिर वो कह रहा है कि बी के 16% के योग का 3/5 है, तो इसका 3/5 है, यही तो है। इसका 3/5 उसने दे दिया, तो ए और बी की जो आपको रेशियो है वो ए और बी का रेशियो ही तो निकालना है। कैसे निकालोगे रेशियो, क्या बचा इसमें, रेशियो निकालने के लिए इसको 5 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये देखो परसेंटेज परसेंटेज सब जगह से कैंसिल आउट हो गया, कहीं नहीं बचेगा। और अगर आप चाहो तो 2 का भाग जा रहा है, तो ये 5 बचा, ये कितना बचा 5 बचा, ये कितना 4 बच गया, और ये कितना 6 है, और ये कितना 8 है। ये कितना हो गया 25 ए, और ये कितना हो गया 20 बी। इधर कितना हो गया 18 ए, और ये कितना हो गया 24 बी। ये इधर आएगा 18, तो ये कितना हो गया 7 ए, और 20 इधर जाएगा तो 4 बी। अगर रेशियो निकालोगे इसका, अगर रेशियो निकालना होगा तो ए और बी का 4:7, यही इस सवाल का उत्तर है। 4:7 ही इस सवाल का सही उत्तर है। समझ गए, कुछ करना नहीं था, गुणा भाग था, बहुत बच्चों वाले खेल खेलना था आपको कि ए का इतना परसेंट, बी के इतने परसेंट, उसके इतने परसेंट के बराबर, कुछ था नहीं सवाल में। बहुत आसान है, लेकिन कांस्टेबल टाइप सवाल क्वेश्चन या जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, उसमें यह सवाल पूछ लिया जाता है। ये आया हुआ एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। उसने बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मैं कह रहा हूं कि तीसरी जो थी, दो नहीं संभलती, यहां तीसरी की बात कर रहा है, एक नहीं संभलती। समझ गए हो गया ना, चलिए कोई नहीं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो ये जो 17% अधिक है और ये 50% अधिक हो गई। तीसरी हमने केवल मान ली थी। उसने क्या बोला, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, निकाल दो अनुपात, 117:50 आएगा। कुछ कट रहा होगा, 7 और 1 8 और 1 9, इसका मतलब ये 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 9 27, 39 आना चाहिए, 39 है कहीं पे, और यहां 0 है तो इसका मतलब 0 आएगा। ये इस सवाल का सही उत्तर है, 39:50। समझ गए, देख रहे हो, तीसरी ने तो आसान बना दिया चीजों को। तो 39:50। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या किसी भी प्रकार की, आगे बढ़ जाए। चलिए, यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। निश्चित संख्या, किसका, निश्चित संख्या, मेरी राइटिंग मुझे लगता है कि हिंदी ठीक है, समझ में आ जाती होगी आप लोगों को। इसका 45% दूसरी संख्या का 6/5 है।
ये दूसरी है, 45% है तो 100 कर देता हूं। तो उसने क्या पूछ लिया, तो संख्याओं का अनुपात निकालना है, क्या बच रहा है। 5 से काट दूं, 5 9 45 और 5 से कट जाएगा 20 और ये वाले 5 से ये कट जाएगा 4। तो 4 को ट्रांसफर आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा 24 और बटे कितना 9, 3 से और काट दो और ये 3। 8:3 इस सवाल का सही उत्तर है। कितना? 8:3। कोई देखो ये अभी क्या है, फंडामेंटल से परसेंटेज की बेसिक सवाल है, लेकिन बेसिक सवाल भी परसेंटेज से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला चैप्टर है ये। मैंने क्या बताया, बचेगा कुछ नहीं, आपको दोबारा परसेंटेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं इतने क्वेश्चन 200 सवाल में कम से कम करवा दूंगा आपको। ये देख लो। अब इस सवाल में क्या करोगे आप, सॉल्व करने बैठ जाओगे। सॉल्व करने बैठ गए ना तो लंका लग जाएगी। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। उसको टाइप करना था लेकिन गलती से उसका उल्टा लिख दिया गया। एंड दस इट्स वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 175/4%। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। उसका मूल मान जो था ना, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या थी, मतलब मूल मान पूछ लिया। आप मुझे ये बताओ, यहां कॉमन सेंस काम करते हैं, यहां से सवालों के आंसर जो है ना दिख के निकलते हैं। इसको अगर आप उल्टा लिख दो, 1/2 को अगर आप उल्टा लिख दोगे तो क्या लिखा जाएगा, 2/1। क्या ये वैल्यू इंक्रीज हुई, ये आधा था ये 2 गुना है, तो क्या ये सवाल का उत्तर हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या बोला, कमी हो रही है और इसमें क्या बढ़ रहा है, खत्म हो गया। 4/3 को अगर उल्टा लिखा जाएगा तो 3/4। ये वैल्यू कम हुई है, ये वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। ये इस सवाल का उत्तर हो सकता है, लेकिन हम और आगे चेक करेंगे। 3/4 है तो इसको उल्टा लिखोगे तो 4/3, तो ये कम था, अब क्या ये वैल्यू बढ़ गई। लेकिन इसमें क्या बोला था, कम हो रहा था, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला भी ऑप्शन नहीं। 1/4 है तो इसको उल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4/1, मतलब चौथाई को 4 गुना कर दिया, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये वाला भी इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। अपने पास केवल एक ऑप्शन बचा है, 4/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, समझ गए। मैंने सॉल्व किया नहीं किया, जरूरत ही नहीं है। एक्स वाई करोगे, वाई एक्स करोगे, और एक्स का तो ऐसे ही खेल खत्म है। एक्स से भला हुआ है कभी किसी का, तो अपना कैसे हो सकता है। जब किसी का नहीं हुआ तो अपना कैसे होगा, अगर किसी का होता तो अपना भी हो जाता। समझ गए ना बात को। ऑप्शन से मैंने इसको सॉर्ट आउट किया, खत्म कर दिया ना सवाल को, कुछ बचा ही नहीं। आगे, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। ए बी, ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। अगर ये एक्सपेंडिचर है तो इधर सेविंग होगी। 95% खर्च कर दिया तो 5% की बचत कर ली, और इसका ये एक्सपेंडिचर है तो ये सेविंग होगी। इसने 80% खर्च किया तो 20% की बचत कर लेगा। यहां तक कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत यहां तक आई हो आपको बताओ। उसने ये बोल दिया कि दोनों की सेविंग बराबर है, दोनों की सेविंग बराबर है, खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है मतलब सेविंग बराबर है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ए का 5% इनकम का बी की इनकम के 20% के बराबर है। इट मींस कि जो ए और बी का रेशियो होगा वो 4/1 होगा। क्या होगा, 4/1 होगा। तो जो इनकम है वो 4:1 में बढ़ जाएगी। तो आप उसने पूछा क्या, तो ए का वेतन आपको ज्ञात करना है। 4 की डिविजिबिलिटी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि सब संख्याएं 4 से कट रही हैं। 5 की वैल्यू 43,000 दी गई है। टोटल इनकम कितनी थी, 43,000। टोटल इनकम कितनी थी, 43,000। अगर टोटल इनकम 43,000 थी तो मैं बोलूंगा कि 5 बराबर 43,000, 4 बराबर आपसे पूछा गया था, तो 43 का मतलब कितना हो गया, 8600, और मल्टीप्लाई जब करोगे 4 का, तो 8600 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 24 आएगा। 4 कहां पे है, तो ये वाला 4 अंक, 4 से 24 आएगा ना उधर पे। 0 अगर छोड़ दी जाए तो उसके बाद 4 आ रहा है, तो ये इस सवाल का सही उत्तर है। हालांकि मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो 4 6 24 की 4 और 4 8 32 2 34, 34,400 इज द राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ।
आगे बढ़ गए। अरे इसको मत करवाओ यार, इसको करवाने की जरूरत है। 0.636% को अनुपात में व्यक्त करना है तो देखो 0.36, तो पहले तो ये 100 आ गया, ये दशमलव हटेगा तो ये 100 और आ जाएगा। अब क्या बच रहा है, 4 9 36 और ये हो गया 25, तो 9/25, तो यही इस सवाल का सही उत्तर है। 9/25 तो इस सवाल का सही उत्तर है। ये देखो दशमलव लगा था ना, तो दशमलव को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर दिया, 100। आ गया ना उत्तर। ये बेकार सवाल है। ये एक वस्तु के मूल्य में 35% की कमी की जाती है, वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। वैल्यू थी 100, 35% की कमी कर दी तो कितना हो गया, 65। अब वो कह रहा है कि हमें वापस से 100 करना है तो हमें 35 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब 35 किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 65 पे बढ़ाना पड़ेगा, और गुणा कितने का, ये देख लो कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 13। तो आप ये कह सकते हो कि 700/13 सभी में दिया गया है, तो इसका मतलब 13 और 5 65, कितना बचा 5, और 13 चौको 13 3 39, 53 वाला आंसर होगा इसका, 53 वाला इसका सही उत्तर होगा। इसको जब और सॉल्व करोगे तो हमें जब आंसर मिल गया तो हम क्यों सॉल्व करें, मैं बार बार वही कह रहा हूं। आप एक रास्ते पे जा रहे थे, रास्ते में किसी से मुलाकात हो गई और वही पसंद आ गया, तो जरूरी है कि आप जब पसंद आ ही गया, बात बन गई, तो किसी और के पास जाने की अब कहां जरूरत है। मतलब समझ गए ना। मान लो रास्ते पे जा रहे, इन द सेंस आप ये कह दो कि आप लड़का या लड़की देखने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपको पसंद आ गया, वो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। जब आपको, अगर लड़की है तो लड़का मिल जाएगा, लड़का है तो लड़की मिल जाएगी। जब आपको वही पसंद आ गया तो फिर आप, जरूरी है कि आप आगे जाओ, बात बन गई ना वहां पे, जब बात बन गई तो छोड़ दो आगे वाली, आगे के लिए उसका कोई और होगा, देखा जाएगा। जब 53 हमें पता चल गया, ऑप्शन यही था एक, जब ऑप्शन एक था तो ये सवाल का सही उत्तर हो गया। बढ़ जाए आगे। ये देखो, यदि ए का 91%, बी का 39% है तो डी, ए का x% है तो x का मान निकालना। ये सब सवाल करने की जरूरत है, ये सब मैं बताऊं। इस सवाल का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये होगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, ठीक है। ये राजू है और ये मंजू है। राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। ये अगर 4 होगी तो ये 5 हो जाएगी। 25% की अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तब आप बोलोगे कि 25% जो होता है वो 1/4 के बराबर होता है। अगर ये 4 होगा तो ये 5 होगा। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ। अब वो ये कह रहा है कि राजू की आय में 25% की वृद्धि हो गई, वृद्धि मतलब इंक्रीज हो गई। मंजू की आय में 40% की वृद्धि हो गई इसमें। फिर वो ये कह रहा है कि दोनों में संयुक्त आ गया ना, 2 या 2 से अधिक चीजों का जब कंबाइन किया जाता है, संयुक्त किया जाता है, मिलाया जाता है, तब क्या बन जाता है, एवरेज बन जाता है, औसत बन जाता है। और जैसे ही ये औसत बन गया, मेरे दिमाग में एवरेज जो टॉपिक है ना वो बहुत चलता रहता है। मैं पूरी अर्थमेटिक में ये कोशिश करता हूं कि एवरेज में कहां फिट कर दूं, यहां फिट कर देता हूं। 25 तो दोनों में, तो 25 तो होगा ही होगा। ये 15 ज्यादा है और यहां पे कितना टोटल 4 था, ये दोनों में बढ़ जाएगा तो 5 और 4 टोटल कितना, 9। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 25 और प्लस में 60/9, जब 60/9 करोगे तो 9 छिक्का 54, 6 बार तो जाएगा। 25 में 6 जोड़ोगे 31 तो बनेगा। दशमलव में कुछ और बन सकता है। अगर 31 दशमलव में कुछ और बनेगा, ऑप्शन 1 दिया गया, ऑप्शन चारों दे देता 31 का, तो भी मैं इस सवाल का उत्तर ना बहुत आसान तरीके से निकाल लेता। परसेंटेज में मैं एवरेज बहुत जगह लगाऊंगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि सर मुझे आता है परसेंटेज, ऐसे नहीं आता है। आप देख लो कहीं भी, आप कोई भी क्लास उठा के देख लो, परसेंटेज में एवरेज कौन लगाता है, कैसे लगाता है। मैं लगाता हूं परसेंटेज में एवरेज। मैं परसेंटेज में नहीं, मैं पूरी अर्थमेटिक में एवरेज लगाता हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एवरेज लगाता हूं। आप देखिएगा आगे सवाल, आप लाभ और हानि पढ़ेंगे ना, मैं वहां पे भी औसत लगाऊंगा। औसत
बढ़िया टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक औसत है। औसत समझ लिया ना तो अर्थमेटिक आपकी वैसे ही 40-50% कवर। आगे बढ़े। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2 है। कुल आंतरिक कोणों का योग सबसे बड़े कोण का कितने प्रतिशत है? कुल आंतरिक कोणों का योग, कुल आंतरिक कोणों का योग सबसे बड़े कोण का कितने परसेंट है? बताओ, इसको बताने की जरूरत है। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल? इस इधर हिंदी में उल्टा लिख दिया है, ऊपर सही लिखा हुआ है। जो बड़ा वाला कोण है ये वाला, ये टोटल का कितना है? टोटल कितना? 180 होता है। 90-90 सॉरी 45-45 और 90 180 90 कितना? 50%। 50% इस सवाल का सही उत्तर। आप सॉल्व करके देखना, नहीं आता है कमेंट करना, मैं इस सवाल को बताऊंगा। कमेंट में आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 में समझ जाऊंगा 30 नहीं आया। क्लियर है ना? कोड वर्ड बता दिया ना, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 है तो आप Q30 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि 30 आपको नहीं आया तो मैं बता देता हूं। 31 नंबर है। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात आपको ज्ञात करना है। मैंने बताया कि हमेशा इस तरह के जो सवाल आपको दिखे तो पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करना। उसने बोला श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, ये हो गया सोहन और ये हो गया श्याम। अगर इसकी 100 थी, 30% कम है तो इसकी 70 होगी। अब वो ये कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, तो इसका 70% अधिक है तो 70% इसका अधिक है, आप जोड़ दीजिए 119 होगा। तो क्या पूछा? तो राम और सोहन की आय का अनुपात, ये राम है और ये सोहन है, इन दोनों की आय का अनुपात आपने से पूछ लिया तो कितना बनेगा? 119 अनुपात 100। ये इस सवाल का सही उत्तर है। कोई डाउट? 119 अनुपात 100 इस सवाल का सही उत्तर है। आसान था, कुछ दिक्कत है नहीं, लेकिन ये सवाल ये भी पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़े। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। अभी हम लोग कर चुके हैं ऐसा, मैंने पहले ही बताया। तीसरी वाली आप केवल देख लो, कभी कभी देखना पड़ता है, दूसरी भी देखनी पड़ती है कभी कभी, तीसरी, क्योंकि तीसरी क्या चीजों को आसान कर देती है। इसने देखो आसान कर दिया ना। ये अगर 100 है तो उसने बोला कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10 और 25% अधिक है, ये 110 होगा और ये 25 होगा। अब क्या पूछ लिया? दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो इन दोनों का अनुपात निकाल दो। अगर अनुपात निकालना है तो 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 25। 22 अनुपात 25 इस सवाल का सही उत्तर। कोई समस्या? देखा ना, तीसरी जो है ना वो चीजों को थोड़ा आसान कर ही देती है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि तीसरी से चीजें बिगड़ती नहीं, सुधरती हैं, बन जाती है। देखो ना, परसेंटेज में बनती है कि नहीं बनती? बाकी जगह का मुझे नहीं पता, इधर बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना। अगर एग्री हो तो वाई लिख दो। कमेंट में क्या लिखोगे? वाई। मैं समझ जाऊंगा कितने लोग एग्री है, लेकिन थोड़ा ठीक है लिख देना वाई। आगे, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, 50% मतलब संख्या आधी होती है, 50% मतलब आधा, 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा? 50% अगर 75 है, 50% को 75 में जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या? वो कितनी हो गई? 150। तो उसने क्या बोला? परिणाम संख्या वही प्राप्त हो रही है, तो वह संख्या क्या है? संख्या 150 है। संख्या क्या है? 150। 50% आधा होता है, आधा 75 में जोड़ोगे और फिर वो परिणामी संख्या वही प्राप्त हो रही है। इसका मतलब 75 को 75 में जोड़ दिया, 150 आ गया। 150 इस सवाल का उत्तर है। आगे, यदि x का 22%, y का 30% है तो y अनुपात x पूछ लिया। तो y अनुपात x अगर पूछना है तो x को इधर भेज दूं और y को इधर भेज दूं। y और ये x हो गया, और ये कितना था? 22 और ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो 11 और 15 आएगा। 11-15 चेक कर लो जरा। y और x पूछा था, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। ये वो सवाल है जो नंबर आपको 1.25 आपका लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये सवाल आ रहा है, आप क्या निकालोगे? एक्स वाई, सबसे ऊपर दिया गया 15-11, तुरंत टिक करोगे, आप बोलोगे हो गया। आंसर की चेक करोगे, यार 15-11 नहीं, ऑप्शन तो डी है। नहीं यार, ये सवाल गलत है। गलत नहीं है, आप यहां गलत थे। आप बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। ये बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मजेदार। सॉल्यूशन भी इसका बहुत सही है, बहुत सही इन द सेंस एक 1 लाइनर या 2 लाइनर ये सॉल्यूशन है। लेकिन ध्यान से, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ सेब, केले और संतरे थे। सेब की संख्या संतरों की संख्या का 75% है।
फ्रैक्शन अगर आप पढ़ रहे हो तो अब आप समझ गए होगी 75% का मतलब हुआ 3/4। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब क्या, सेब की संख्या संतरों की संख्या से 75% अधिक है। सेब और ये है संतरे, अगर इसकी वैल्यू 4 थी तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। 75% अधिक मतलब ये 7 हो जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है, सेब और संतरों की कुल संख्या से 60, केले की संख्या सेब और संतरे की कुल संख्या से 60% कम है। तो केले की संख्या सेब की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? बढ़िया सवाल है, घूम जाओगी आप, लेकिन नहीं घूमना है। उसने बोला कि जो केले हैं इनकी जो टोटल संख्या है उससे 60% कम है। अगर उससे 60% कम है तो इसका मतलब इसका ये कितना है, 40% है ना, 40% होंगी। अगर 60% कम है तो केले इनका 40% होंगे। फिर उसने क्या बोल दिया, केलों की संख्या सेब की संख्या से कितने प्रतिशत है? तो ये से 7, केले सेब की संख्या कितनी है, केले की संख्या सेब की संख्या से कितने प्रतिशत है? तो सेब नीचे आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 440/7। जब आप भाग दे रहे होगे तो 7 और 6 42, कितना बचा 2, तो 7 2 14, लगभग वैल्यू मैं कह रहा हूं कि 63 आएगा लगभग। अगर मैं इसकी वैल्यू लगभग निकालूं तो 63 आएगा। 63 ये वैल्यू आ गई 63%। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 63% आ गई। कि जो केले होंगे, उसने पूछा केले की संख्या सेब की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, लेकिन मैंने क्या निकाला कि केले जो होंगे वो सेब से 63% होंगे। अगर केले सेब का 63% है तो मैं पूछूं कितने परसेंट कम है? आप जानते हो कि 100 में से माइनस करोगे, जब 100 में से माइनस करोगे तो 37.1% आपका उत्तर हो जाएगा। कितना कठिन सवाल था। कुछ लोगों को बाउंस हुआ होगा, मैं मानता हूं बाउंस हुआ होगा, टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप डायरेक्ट सवाल का उत्तर निकाल रहे हो। मैंने क्या किया कि केलों की संख्या निकाल दी, इसका 60% कम था तो मैंने बोला कि नहीं 40% तो होंगे ना, तो ये मैंने केले निकाल दी कि 40% होंगे। तो ये सेब का कितने परसेंट है? आप बोले सर ये केले जो है वो सेब का 63% है। सवाल में पूछा था कितना कम है, अगर वो 63% है तो 100 में से कितना कम है? सर 37% कम है। तो इसका मतलब 37.1 जो ऑप्शन दिया मैंने, ये लगभग वैल्यू निकाली थी 37। आप इसको 2-3 बार घुमा घुमा के देखना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सवाल आगे पूछे गए। एक मोटरसाइकिल की कीमत कार की कीमत से 60% कम है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि हो और कार की कीमत में 10% की कमी हो तो उसने क्या बोल दिया, 4 कार और 5 मोटरसाइकिल की कुल लागत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। बहुत अच्छा सवाल है, आ जाएगा ना, हिल जाओगे, फंस जाओगे इस सवाल को सॉल्व करने में। चैलेंज है आपके लिए कि आप इस सवाल का उत्तर निकाल के बताओ कि क्या होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो Q36 लिखना है कमेंट में। क्या लिखना है? Q36, क्वेश्चन नंबर 36 है ये। नहीं आ रहा है तो Q36 लिख देना, मैं इस सवाल का उत्तर बताऊंगा, सॉल्व करवा दूंगा पूरा। और अगर आ रहा है तो Q36 तब आंसर लिखना उसका, क्वेश्चन 36 तब आंसर इसका बता देना, मैं समझ जाऊंगा कितने लोगों को है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल है। आगे बढ़े। ए की आय बी की आय से 75% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% कम है। देखो क्वेश्चन आ गया, अगर मेरा बताया हुआ जो तरीका मैंने बताया अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 75% अधिक है। अभी हमने किया था कि 75% की वैल्यू 3/4 होगी, तो इसका मतलब ए की आय बी की आय से 75% अधिक है, तो बी अगर 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 7। फिर वो कह रहा है कि सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% कम है, तो ये जो होगी वो 11 का, जो सी होगा वो 11 का 80% तो होगा ना। 20% कम है लेकिन 80% तो होगा। फिर वो क्या कह रहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 7 से कितना अधिक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 880/7। जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 1 7, कितना बचा 1, 7 2 14, कितने बचे 4, तो 7 और 5 35। 100 से कितना ज्यादा रहा 35, मतलब इतना ये आया ना। तो 125 सही 5/7, तो अधिक पूछा गया था तो कितना अधिक है 25 सही 5/7, मतलब दशमलव में दिया गया तो 25.7% इस सवाल का सही उत्तर है। ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। ये सवाल आ गए ना,
ये सब सवाल आपको आगे रखेंगे, और जिसको ये मेथड नहीं पता, जिसको इस तरीके से सॉल्व करना नहीं आता, वो फंसेगा और इन सब सवालों में समय जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सीखो, बार बार सीखो, और आपके लिए सवाल ये बहुत आसान हो जाएगा। अगला सवाल है आज की क्लास का, दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। हलवा सवाल है, रद्दी सवाल है, दो कौड़ी का सवाल है। ये दो कौड़ी भी ज्यादा हो जाएगा, एक कौड़ी लिखो उसको, एक कौड़ी का सवाल। क्यों? क्योंकि उसने बोला दो संख्या में छोटी का 20%। क्या कह रहा है? बड़ी संख्या की 14% के बराबर है, बड़ी का 14% के बराबर कर दिया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटा 7, ये 2 से काटा 10। तो यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या निकालना है। छोटी और बड़ी 7/10 आ गया, 7/10 आ गया, 7/10 आ गया। तो उसने क्या बोला? दोनों का योग। अगर दोनों का योग, इसका मतलब 17 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? 8, 9, 4, 2। 10 की वैल्यू पूछी उसने, 17 की वैल्यू दी है, तो 17 की वैल्यू 17 5 85, 4 बचा, 17 दूनी 34, 10 17 छिक्का 102। तो ये 1 की वैल्यू आ गई। 10 की वैल्यू पूछी तो 0 बढ़ा दो दोनों साइड। 5260 इस सवाल का सही उत्तर है। एक कौड़ी का सवाल था, इसलिए मैंने लिखा था एक कौड़ी। समझ गए? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ? मजा आ रहा परसेंटेज में? अगला, पी की आय क्यू की आय का 150% है, ठीक है। पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, ओके। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है तो पी अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाएगा? इसको भी करवाने की जरूरत है मुझे तो नहीं लगता करवाना चाहिए। बोलो, कर लेंगे ना? नहीं आएगा तो क्या लिखना है? Q39। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 39। तो क्या लिखना है? Q39। तो फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कर ले जाओगे। Q 100 तो P 150। P का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। अब बचा क्या? आज की क्लास का लास्ट सवाल है ये, और बहुत क्लास, बहुत बेहतरीन सवाल, मजेदार क्वेश्चन। जिसको नहीं आता वो फंसेगा, जिसको आता वो 100% करेगा और आसान तरीके से करेगा। रमेश की मासिक आय 16,500 और उसका मासिक खर्च 10,500। मैं थोड़ा सवालों को उल्टे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। 5 से काटोगे 21, इसको 5 से काटोगे तो 53, सही है ना? सॉरी 33। 5 3 15, 5 3 15। ये क्या थी? इनकम। और ये नीचे क्या था? एक्सपेंडिचर, खर्च। अब सवाल क्या बन गया आपका? जो कठिन सवाल था वो क्या बन गया? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितनी? 33। एक्सपेंडिचर कितना? 21। तो सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी? 12। अब सवाल ये बन गया 33 21 12, आसान सा सवाल बन गया। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि, ये उसका 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। फिर वो कह रहा है कि उसके व्यय में 19% की वृद्धि, मतलब एक्सपेंडिचर जो था ये 19% बढ़ गया। मैंने बताया कि इनकम अगर 25% बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर एवरेज, आ गए ना अपन एवरेज पे, क्या लगाना है? एवरेज। अगर ये 25% बढ़ा है तो ये भी 25% बढ़ जाता और ये भी 25% बढ़ जाता, लेकिन नहीं, ये कितना बढ़ा? 19। तो ये अपना तो 25% बढ़ेगा, प्लस में क्या और बढ़ जाएगा? 21 का 6%, और बटे कितना? 12। 6 से 12 कट जाएगा 2 बार,
और 25 में 21/2 का मतलब 10.5 होता है, तो इसका मतलब 25 में 10.5 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 35.5। यही इस सवाल का सही उत्तर है। एवरेज तो मुझे तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर लगता है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट लगता है। नहीं, ये सब सवाल यार आसान है, ये सब सवाल बहुत मुश्किल है, करना मुश्किल हो जाता है इन सब सवाल में, कैलकुलेशन करते करते दिमाग थक जाता है। यहां क्या था, 25% इसको बढ़ाया, एवरेज कहता है 25 ये भी बढ़ जाता है, एवरेज कहता है 25 से भी बढ़ जाता, लेकिन उसने बोला नहीं ये तो 19 ही बढ़ा, तो 21 का 6%, और ये 21 का 6% जाएगा कहां? इसके पास जाएगा ना। ये अपना 25 बढ़ाए तो ये 25 और ये 25, तो ये जो 21 का 6% है वो सेविंग के पास चला जाएगा। तो 21 का 6% सेविंग थी कितनी? 12 में बढ़ जाएगा, 6 से काटा 12 दो बार, 25 में 10.5 जोड़ दिया, तो 25 में 10.5 जब दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 35.5 नहीं हो जाएगा? ये इस सवाल का सही उत्तर था। आज की क्लास में यही कंप्लीट करता हूं, और सत्य मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मैं पढ़ाऊंगा 4 क्लास में, कम से कम। लेकिन औसत आपको कहीं और, सॉरी औसत नहीं, परसेंटेज में पढ़ाऊंगा आपको 4 क्लास में, लेकिन परसेंटेज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा। 1 घंटे मैंने पूरा खींच के पढ़ाया है आपको, जितना किया है उतना आप कर ले गए ना, परसेंटेज आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं बढ़िया बढ़िया सवाल के साथ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ये था फंडामेंटल बेसिक, अब पढ़ेंगे एडवांस। अब क्या पढ़ेंगे? एडवांस। लेकिन जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पहली और दूसरी क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बात क्लियर है ना? जो सीजीएल वाले बच्चे हैं या थोड़े अपर एग्जाम के हैं ना, उनके लिए 10+2 हो गया, सीजीएल हो गया, उनके लिए आपको सारी क्लास, परसेंटेज एक बार पढ़ लो खत्म, दोबारा पढ़ना ही नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ इसका बना के दे दूंगा, पूरा टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपको बोला ना कि मैं सिर्फ केवल ये कह रहा हूं, ये सब मैं आपको, कोई कॉस्ट नहीं, एजुकेशन पे यार कम से कम किस बात का पैसा, ये सबका कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, केवल सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि 6 बजे के बाद ऑफिस से निकलने के बाद जो मोटिवेशन चाहिए कि नहीं यार बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, वो दिमाग में कि नहीं क्लास मिस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तो वो उतना चाहिए। उतना आप कैसे दे पाएंगे? आप हमसे जुड़ के, जब हमसे आप जुड़ेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं मैं कुछ कर सकता हूं, जितना मैं कर सकता हूं उससे ज्यादा मैं अपना 100% से ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से तैयारी करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।